नमस्कार दोस्तों, सिद्धार्थ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आपको बता दें, सिद्धार्थ क्लासेज नाम का केवल यूट्यूब चैनल है, कोई संस्था हमारी तरफ से संचालित नहीं है। आज हम अध्ययन करेंगे ब्रह्मांड यूनिवर्स के बारे में कि ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड का में क्या क्या पाया जाता है, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ या उत्पत्ति कैसे हुई। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं हम पृथ्वी पे हैं, यहाँ पे हैं या पृथ्वी पे हैं। तो हम जब पृथ्वी से देखते हैं तो पृथ्वी पे पाया जाता है वायुमंडल, और वायुमंडल जहाँ खत्म होता है वहाँ से बाह्य अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। तो यानी कि सब पृथ्वी ब्रह्मांड में अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष क्या है? पृथ्वी के चारों तरफ या चतुर्दिक विस्तृत आकाश को अंतरिक्ष कहते हैं। अंतरिक्ष में जब आसमान में हम देखते हैं तो हमें नजर आता है, तारे नजर आते हैं, तारे, ग्रह, कुछ ग्रह दिखते हैं, उल्का पिंड दिखते हैं, निहारिकाएं हैं, आकाश गंगा है, शुद्ध ग्रह, ये सब हमें पृथ्वी से थोड़े थोड़े एक आध उल्का पिंड, एक आध आकाश गंगा, ग्रह, शुक्र ग्रह जैसे दिख जाता है, सुबह और शाम का तारा। तो ये है अंतरिक्ष। तो अब हम अंतरिक्ष, पृथ्वी के चतुर्दिक विस्तृत आकाश अंतरिक्ष है। देखिए, हमें ब्रह्मांड को एक गुब्बारे के ऊपर इन सबको लिखा है, उसके पीछे कारण है। अभी हम आपको अभी आप समझ जाएंगे कि हमने क्यों लिखा है। तो अंतरिक्ष, उसके बाद हम बात करते हैं निहारिकाएं, नेबुला। निहारिकाएं पाई जाती हैं यहाँ पर। तो निहारिकाएं क्या है? निहारिका क्या है? निहारिका का अर्थ होता है बादल। तो ये बादल है, अंतर तारकीय बादल है, जिसके अंदर हाइड्रोजन बहुत भारी मात्रा में पाए जाते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, कुछ धूल के कण, कुछ आयनाइज गैस। तो निहारिकाओं में आयनाइज प्लाज्मा टाइप की गैसें पाई जाती है। यह अंतर तारकीय बादल है, या ये कह लीजिए कि तारों का एक गुच्छा है। निहारिका जो है तारों के गुच्छा है, जिसके चारों तरफ धूल के कण व अन्य पदार्थ तारों गुच्छे के गिरती के कारण चारों तरफ इकट्ठा होकर बादल का निर्माण करते हैं। आपको हम एक उदाहरण दें, जैसे निहारिकाएं जो हैं, इन्हीं से आकाश गंगा की उत्पत्ति होती है और तारों की उत्पत्ति होती है। इसलिए निहारिकाएं और आकाश गंगा में अंतर है। जब हम आकाश गंगा बताएंगे अभी आपको तो अंतर स्पष्ट हो जाएगा। तो आप सबसे पहले हम एक उदाहरण देते हैं कि आप एक क्लास में बैठे हैं, क्लास चलता है, सभी स्टूडेंट इकट्ठा बैठे रहते हैं, वहाँ बेंच होती है। मान लो स्टूडेंट हीलियम और हाइड्रोजन गैस की तरह तारे हैं, लेकिन क्लास में बैठे इकट्ठा गुच्छे की तरह। उसके बाद वहाँ टिफिन भी है, बैग भी है, और चार डेस्क में। जब इंटरवल होता है तो छात्र क्या करते हैं? निकलते हैं बाहर अपना अपना टिफिन लेके। तो 4-4, 5-5 छात्रों का एक समूह बनता है। जैसे 4 छात्र यहाँ बैठ गए, यहाँ कोई 5 बैठ गया टिफिन लेके। अब यहाँ पे देखिए, ये छात्र जो अलग अलग होते हो रहे हैं। निहारिकाएं, मतलब क्लास को हमने निहारिका माना कि एक बहुत बड़ा, यहाँ देखिए, यहाँ तो छोटी संख्या नहीं है, लेकिन यहाँ खरबों की बात होगी। खरबों के तारे निर्माण करने की क्षमता जो है, या उतना गैस वहां पाया जाता है निहारिका में। ऐसे करके 5-5, अब यहाँ छात्र बैठ के, मान लीजिए ऐसे ऐसे बैठे हैं, यहीं के पे घूमते हुए कुत्ता भी आ गया, कौवा भी आ गया। तो ये तारों का समूह बन रहा है। निहारिकाओं में समूह नहीं था, सारे मतलब क्लास में जो थे सारे बच्चे एक साथ बैठे थे, उनका कोई समूह। लेकिन यहाँ पे अब अलग अलग हो गए बच्चे ना, तो ये मान लो बच्चे तारे हैं तो अलग अलग हो गए। तो एक तरह से तारों का समूह बना। और खरबों तारों के पुंज को हम आकाश गंगा कहते हैं। मतलब तारों का एक विशाल पुंज आकाश गंगा कहलाती है। आकाश गंगा में देखिए, आकाश गंगा कहना गैलेक्सी,
तो इसमें असंख्य खरबों तारों का समूह है। जैसे अब ये क्लास चाली है, क्लास में 40-50 बच्चे होते हैं, लेकिन निहारिका में बहुत बढ़ा करके, मतलब सोच लीजिए एक निहारिका में कम से कम कितनी गैलेक्सी बनती होगी, तो उतने तारों का नाम मटेरियल कह लीजिए या समूह तारों का निहारिका में होता है। निहारिका में क्या है भाई, जब तारे हैं तो वहाँ ज्वलनशील गैसें जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जब आपस में संलयन करती हैं, आयनाइज हाइड्रोजन है, तो न्यूक्लियस आयनाइज से एनर्जी, तो निहारिका में एनर्जी भी है, जो प्रकाश भी है, गर्मी भी है। तो निहारिका, और जब ये अलग निहारिकाएं विस्फोट करके या कह लीजिए किसी कारण से तारे अलग अलग हो जाते, गुच्छे से टूट जाते हैं, कह लीजिए मतलब थोड़े थोड़े खंडों में बढ़ जाते हैं, तब निर्माण करते हैं कई असंख्य तारों के समूह या अरबों तारों के समूह से क्या निर्माण होता है, आकाशगंगा का। ये अंतर है। निहारिका में तारे अलग अलग नहीं होते हैं, मतलब ये कंबाइंड होंगे, बहुत बड़ा रूप बादल की तरह होता है, लेकिन आकाशगंगा में तारे अलग अलग होके एक तरह से पुंज, एक तरह से सामूहिक रूप होते हैं। अब आकाशगंगाओं का आकार दीर्घाकार या सर्पिलाकार या अनियमित हो सकता है। जब हम तारों की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे तो आपको हम पुनः आकाशगंगा पे चर्चा करेंगे कि हम अब आपको एक बात बता देते हैं अपना। अब जब ये आकाशगंगा, तो आकाशगंगा में तारा है, सूर्य भी एक तारा है ना, सूर्य एक तारा है, और वो भी किस आकाशगंगा में पाया जाता है, मिल्की वे। मिल्की वे आकाश गैलेक्सी है, या दुधिया आकाशगंगा, एक नाम है एरावत पथ। एरावत पथ ये हमारे आकाशगंगा का नाम है। और हमारी आकाशगंगा कैसी है, सर्पीली आकार की है, सर्पीली आकार। तो सूर्य भी दुधिया आकाशगंगा में एक छोर पे पाया जाता है, और जिस छोर पे पाया जाता है वहीं पे सौरमंडल है। जब सूर्य वहां है तो उसके चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए ग्रह है। ये ग्रह उसके तरफ है, जैसे बुध हो गया, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल है, पृथ्वी है, मतलब ये ग्रह है उसके चारों तरफ। यानी अब देखिए, आकाशगंगा तारों का समूह। तारा क्या है, वह खगोलीय पिंड जो स्वयं प्रकाशवान होते हैं, जिन्हें किसी दूसरे से प्रकाश नहीं मिलता, वो स्वयं प्रकाश होते। कैसे होते, जैसे तारों में क्या पाया, हीलियम गैस का एक समूह है, वो संकुचित होते जाते हैं। जब संकुचित होते हैं तो उनमें जो हाइड्रोजन के आयन होते हैं वो आपस में नाभिकीय संलयन करते हैं, फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन करके क्या करते हैं, हीलियम बनाते हैं। और जब वो फ्यूजन करते हैं तो उस क्रिया में ऊर्जा, एनर्जी रिलीज होती है और प्रकाश रिलीज होता है। तो तारों का स्वयं का प्रकाश है। अब तारों के से पृथ्वी, तारों, जब तारा का निर्माण हो तो तारों से ही सौरमंडल का निर्माण होता है। हम पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद जब आप अगले चैप्टर में अध्ययन करेंगे तो हम सौरमंडल के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो आप मान लीजिए मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा सौरमंडल भी है, जिसमें ग्रह क्या होते हैं, वह खगोलीय पिंड जो सूर्य, मतलब सूर्य हमारे यहाँ भाई, जैसे हम ग्रह बात कर रहे हैं अपने ग्रह की, पृथ्वी या वह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और उनसे प्रकाश प्राप्त करते हैं, तो वो ग्रह हो गए। सूर्य एक तारा है। अब ग्रह के बारे में बता, उपग्रह क्या है, वह खगोलीय पिंड जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं और प्रकाश किससे प्राप्त करते हैं, सूर्य से। तो ये उपग्रह हो गए। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में बड़े बड़े आकार के धूल के कण विद्यमान है, जो इन ग्रहों के साथ सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि क्षुद्र ग्रह किसी बड़े ग्रह के टूटने के कारण ये क्षुद्र ग्रह बने, क्षुद्र छोटे ग्रह के ये टुकड़े करे। और कुछ लोगों, विद्वानों का मत है कि ये क्षुद्र ग्रह बड़े ग्रह का रूप नहीं ले पाए और सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में। उल्का पिंड, उल्का पिंड क्या, उल्का पिंड आपको क्षुद्र ग्रह हो गया, उल्का पिंड। धूमकेतु तारा, आपको कभी पुच्छल तारा है, आपको बताएं, पुच्छल तारा कभी कभी क्या होता है, हमें दिखाई पड़ता है जब वो सूर्य के निकट
ये खगोलीय पिंड जब प्रकाश चक्कर लेते हुए आता है पुच्छल तारा, तो जब यहाँ पहुंचता है तो हमें दिखाई देता है। मतलब यहाँ जब सूर्य के पास पहुंचता है तो हमें वो धरती से नंगी आंखों से दिखाई, तो हम पुच्छल तारा उसे कहते हैं। और जब पुच्छल तारा परिक्रमा करते करते पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में आ जाता है, या वो ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रभाव में आ जाता है, तो उसका कोई टुकड़ा टूट के अलग हो जाता है, वो पृथ्वी की तरफ आने लगता है। जब पृथ्वी की तरफ आता है तो बहिर्मंडल में घर्षण के कारण जल उठ रहा है, तो वो हमें उल्का पिंड कहलाता है, टूटे हुए तारा जिनकी बात हम करते हैं। तो अब आप देख चुके कि हमारे ब्रह्मांड में, अब ब्रह्मांड है क्या, अब आगे जाइए। तो ब्रह्मांड देखिए एक तरह से हो गया विस्तृत अंतरिक्ष सहित जो भी खगोलीय पिंड विद्यमान है उनका सामूहिक रूप क्या है, ब्रह्मांड है। या कह लीजिए ब्रह्मांड में आकाश निहारिकाएं के साथ या विस्तृत विशालकाय आकाश गंगा के साथ साथ द्रव्य एवं ऊर्जा का समग्र रूप अब ब्रह्मांड है। अब ब्रह्मांड में देखिए अणु से लेके और बड़े बड़े विशालकाय आकाश गंगा खगोलीय पिंडों का समग्र रूप ब्रह्मांड कहलाता है। अब हम बात करते हैं, ये हम गुब्बारे की तरह बनाए थे। अब हम एक काम करते हैं, ये गुब्बारे से हवा निकाल देते हैं। जब हम गुब्बारे से हवा निकालेंगे तो गुब्बारा क्या होगा, गुब्बारा यहां पे आके सिकुड़ के इकट्ठा हो जाएगा, और ये सब जो पिंड हमने गुब्बारे पे केंद्र लिखे थे वो भी आके पास आ जाएंगे, यही तो होगा। अब हम आते, आपको हम ले चल रहे हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति की तरफ। मतलब ये सारे समूह, सारे पिंड या जो भी कह लीजिए, निहारिका, आकाश गंगा, गैलेक्सी, मिल्की वे, जो एनर्जी है, जो द्रव्य है या हाई टेम्परेचर एनर्जी है ना भाई, तारों में बहुत उच्च ताप पाया जाता है, तो वो सब एक आके जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं हुई, मतलब उत्पत्ति से पहले वो क्या थे, एक बिंदु के रूप में थे। मतलब एक बिंदु में ही कह लीजिए यहीं पे इसी पे केंद्रित थे, एक बिंदु, जिसे गॉड पार्टिकल कह सकते हैं। अब इसी बिंदु में आकाश गंगा भी है, इसी बिंदु में गैलेक्सी है, इसी बिंदु में पृथ्वी है, इसी बिंदु में तारे हैं, इसी बिंदु में निहारिका है, इसी में आकाश है। अब आपको बताते हैं, जब बिंदु में आके हो गया तो ना, मतलब सारी चीजें एक बिंदु, माइन्यूट छोटे से छोटे रूप में बिंदु में, तो केवल यहाँ क्या है, अणु है। बिंदु में हो तो एक अणु आके हुआ। और इसके अलावा ना आकाश गंगाओं का, जब देखिए जब बिंदु में है तो ना आकाश गंगा ब्रह्मांड में थी, ना कोई खगोलीय पिंड ब्रह्मांड में तब विद्यमान नहीं थे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले सारे पिंड इकट्ठा थे, और जब इकट्ठा होंगे तो उनके अंदर बहुत घनत्व भी उनका ज्यादा होगा, टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, और क्या जो डेंसिटी है वो तो बहुत ज्यादा हो गई है। इसके अलावा उनके अंदर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, अंदर हीट ज्यादा होगा, मतलब हीट की एनर्जी भी ज्यादा है अंदर वो आपस में। अब हम आपको उत्पत्ति से पहले एक उदाहरण देके आपको उत्पत्ति हम समझाना चाह रहे हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वमान्य जो सिद्धांत है वो बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना, विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना है, या कह लीजिए स्पेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। उस परिकल्पना, एक परिकल्पना है जिसके अनुसार वर्तमान ब्रह्मांड जो है और आरंभिक ब्रह्मांड जो था उन सबके तत्व एक ही हैं। मतलब कह लीजिए वो वर्तमान ब्रह्मांड और आरंभिक ब्रह्मांड के तत्व एक है, इस बात की कह रहा है। आपको बता दें, बेल्जियम के एक पादरी थे, खगोल शास्त्री थे, जॉर्ज लैमेथियर। जॉर्ज लैमेथियर या जॉर्ज लैमेत्रे कहते हैं। इन्होंने 1927 में इस सिद्धांत का
प्रतिपादन किया, जब मतलब उन्होंने ये सिद्धांत दिया। और 1967 में रॉबर्ट वेगनर ने इसका विस्तृत व्याख्या की। अब देखिए इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि जो आज का आधुनिक ब्रह्मांड है, जिसमें अंतरिक्ष है, तारे हैं, ग्रह हैं, अन्य खगोलीय पिंड है, विलक्षणता के द्वारा सभी को एक छोटे से गेंद में या कह ले एक पॉइंट पे सारे को एकत्रित कर दिया गया था। मतलब जितना बड़ा ब्रह्मांड है उसका आयतन बिल्कुल शून्य के बराबर ला दिया गया था, शून्य से एक के पास। जब आयतन कम हुआ और इतने बड़े बड़े द्रव्यमान, इतने बड़ी बड़ी चीजें एकत्रित हुई, तो यहाँ क्या हुआ, घनत्व बढ़ा, बड़ा घनत्व यहाँ पे हुआ। दूसरा चीज उच्चता और उच्च ऊर्जा, इस बिंदु पे आगे एकत्रित हुई। अब ये कह रहे कि 15 अरब वर्ष पहले, 15 अरब वर्ष पूर्व जो ये वर्तमान ब्रह्मांड जो दिख रहा है वो एक बिंदु के रूप में था, एक परमाणुीय बिंदु, या इसे कह लीजिए गाढ़ पार्टिकल। ये बिंदु जो था वो गाढ़ पार्टिकल। फिर ये कह रहे हैं कि लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व पहले यहां पे कास्मिक विस्फोट या किसी कारण से विस्फोट होता है। भाई विस्फोट क्यों ना, यहाँ एनर्जी ज्यादा है, तो आपस में जब कह लीजिए अधिक मिठाई कीड़ा पड़त है, एक कहावत है, तब जब यहाँ पे सब आके सारे तत्व, सारे परमाणु इकट्ठा होकर गले मिल रहे हैं, तो उनमें रगड़ या घर्षण के कारण एनर्जी उत्पन्न होगी। कह लीजिए आप जैसे आपस में दो मित्र खूब घनित रहते हैं, लेकिन ईर्ष्या उत्पन्न होती है और दोनों एक दूसरे से इतने दूर चले जाते हैं कि फिर मिलते नहीं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे आप मान लीजिए कि आपस में जो सारे एक परमाणु के रूप में एकत्रित हुए तो हाई एनर्जी है, जिसके कारण एक विस्फोट होता है 13.7 अरब वर्ष पूर्व। और कुछ ही सेकंड के अंदर विस्फोट इतना भयानक होता है कि कुछ ही सेकंड के अंदर खगोलीय पिंडों का निर्माण, मतलब जो आज तक विस्तारित रूप है, ये अपने इतने दूर एक मतलब विस्फोट के कारण इसके इतने टुकड़े होते हैं कि प्रत्येक टुकड़े बहुत दूर चले जाते हैं। जैसे यहां निहारिका आ गई, कहीं ग्रह पहुंच गया, अंतरिक्ष यहां, गैलेक्सी। और ये विस्फोट का क्रम एक बार नहीं थमा, विस्फोट आज भी जारी है और इनके अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। जो ये बिग बैंग थ्योरी के अनुसार पहले ब्रह्मांड एक पॉइंट के रूप में था और आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व उसमें अचानक विस्फोट होता है, जिससे वर्तमान जो ब्रह्मांड है इसका रूप सामने आता है। और जिसके कारण जो ये गैसों का समूह, गैस इकट्ठा होकर कहीं जब ये कह लीजिए डार्क पार्टिकल या डार्क मैटर्स इकट्ठा होते, उससे चारों तरफ धूल के कण इकट्ठा होकर निहारिकाओं का निर्माण होता है, आकाश गंगाएं बनती हैं और आकाश गंगाओं के में फिर पुनः विस्फोट होता है। जैसे निहारिका में विस्फोट हुआ तो आकाश गंगाएं उत्पन्न हुई, तारे उत्पन्न हुए, तारा विस्फोट करके क्या क्या ग्रह बनाए। अब देखिए आपको एक बात और बताते हैं, 13.7 अरब वर्ष पूर्व द्रव्य किसी वस्तु का कोई वजूद नहीं था, वस्तु शब्द का की उत्पत्ति नहीं हुई थी। भाई सारा एक पॉइंट था, कोई वस्तु थोड़ी थी। अब क्या हुई, जैसे पृथ्वी बना तो ये क्या हुई, पृथ्वी एक वस्तु हो गई, जान लीजिए वस्तु, यानी विस्फोट से ही वस्तु की उत्पत्ति हुई। अब पृथ्वी है तो इसका द्रव्यमान भी आया, यानी महाविज्ञान के बाद द्रव्यमान की उत्पत्ति हुई या द्रव्य की उत्पत्ति हुई। भाई पृथ्वी एक द्रव्य बनी, वस्तु बनी। द्रव्य और वस्तु एक ही बात है। अब एक चीज और बताइए, अब पृथ्वी अभी तक कोई स्थान था, एक गाढ़ पार्टिकल था, कोई पता नहीं था कहां है, लेकिन अब पृथ्वी, फिर मंगल, मान लीजिए मंगल ग्रह है, तो यह स्थान हुआ ना। जैसे मंगल पर, पृथ्वी में किस स्थान पर है, लखनऊ में है, इलाहाबाद में है, दिल्ली में है, तो स्थान, जैसे पृथ्वी का निर्माण तो स्थान का निर्माण हुआ।
दूसरी चीज क्या उत्पत्ति हुई विस्फोट के बाद? स्थान का। और तीसरी वस्तु जो उत्पत्ति होती है वो है समय। भाई पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा की तो तभी तो 24 घंटे का दिन बना। जितनी देर में अपने पृथ्वी धुरी पे घूमी उतनी दिन को डिवाइड करके हम 24 भाग में किए, 24 घंटे बनाए। 24 घंटों को भी डिवाइड किए। सूर्य की परिक्रमा जितने समय में पृथ्वी लगाई उसे वर्ष में डिवाइड किए। यानी कि समय की भी उत्पत्ति महाविस्फोट से होती है। समय की उत्पत्ति तो विस्फोट से 3 चीजें बनती हैं। क्या क्या? जैसे तारे ये सब तो बने ही, लेकिन 3 चीजों की उत्पत्ति होती है। पहला है स्थान की उत्पत्ति, द्रव्य की उत्पत्ति और समय की। ये आपसे पूछा जा सकता है, प्रश्न कंपटीशन में पूछा जा सकता है। अब इस सिद्धांत की पुष्टि कर रहे हैं हब्बल एक हुए हैं, जिन्होंने दूरबीन से देखा कि आकाशगंगाएं आपस से दूर जा रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। मतलब उनके उदाहरण आपस में, मतलब आकाशगंगाएं हैं या खगोलीय पिंड जो हैं और अन्य खगोलीय पिंड एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो उन्होंने समय और उससे जैसे उन्होंने कहा कि जो ये इसका वेलोसिटी है v, ये समानुपाती है डिस्टेंस के, मतलब दूरी के। और एक सिद्धांत दिया v बराबर hd, यह जो है हब्बल स्थिरांक है। तो इन्होंने कैलकुलेट किया, तो इन्होंने जब कैलकुलेशन किया तो इन्होंने पाया कि जो आज दूर जा रहे हैं वस्तुएं, अगर यही स्पीड रही होगी तो आज से क्या नाम है 13.7 अरब वर्ष पूर्व ये दोनों दिन एक स्थान पे रहेंगे, ये तीनों दिन एक स्थान पे रहेंगे। इस प्रकार इनके हब्बल के सिद्धांत से जो ये बिग बैंग थ्योरी, इसकी मान्यता की पुष्टि हुई, वैधानिक रूप में भी पुष्टि हो गई। अब आपको बताएं, जब विस्फोट हुआ तो ऊर्जा हाई एनर्जी थी ही। धीरे धीरे ये बैंग तो ठंडा होगा नहीं इतना तमाम, धीरे धीरे ठंडे हुए, फिर तारों का निर्माण, निहारिकाओं का निर्माण, और फिर हम सबका अस्तित्व, ग्रह बने, उपग्रह बने। तो ये है ब्रह्मांड की उत्पत्ति। हम अगली क्लास में आपको बताएंगे पृथ्वी की उत्पत्ति, तारों की उत्पत्ति, और तारों के बारे में, आकाशगंगाओं के बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।